reactions, they can be exergonic and they can be energonic. Exergonic reactions क्या होते हैं? Reactions that release energy. मतलब अगर ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एनर्जी अगर रिलीज हो रही है और चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी अगर निगेटिव है तो हम उस रिएक्शन को कहते हैं सेड टू बी एक्सर्गोनिक रिएक्शन. मिसाल इसको हम एग्जांपल एक ले लेते हैं. मिसाल जब एटीपी जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है और जब वो ब्रेक होता है इनटू एटीपी एंड पी में और वो एनर्जी को जब रिलीज कर रहा होता है तो हम कहेंगे ये एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा प्रोसेस है विच इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस है. मिसाल के तौर पर ये ग्राफ शो करता है कि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की एनर्जी इनमें स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा है, लेकिन वो जब प्रोडक्ट में तब्दील होता है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, और जब वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है. तो रिएक्टेंट की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, वो किस तरफ ट्रांसफर हो गई है, तो एनर्जी एज इफ क्या हो गई है, रिलीज हो गई है. तो वो जो रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करते हैं हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस. एटीपी का ब्रेकडाउन इज एन एग्जांपल ऑफ अ एक्सर्गोनिक रिएक्शन है. और जब एटीपी ब्रेक हो रहा होता है तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और वो एनर्जी अंडरस्टूड है फिर किसी केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती है. सिमिलरली इन अदर प्रोसेस वी से इट्स कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शन. और एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के दौरान एनर्जी का इनपुट होता हो, एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो और एनर्जी जो फ्री एनर्जी है ऑफ द रिएक्शन वो एनर्जी क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज हो रही होती है, वो चेंज इन अ फ्री एनर्जी पॉजिटिव होता है, तो हम उस रिएक्शन को हम कहते हैं इसका एंडरगोनिक है. मिसाल के तौर पर एटीपी एनपी व्हेन कंबाइन दे मेक अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी है. और एटीपी इज एन सफिशिएंट एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट है. तो जब एनर्जी रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होती है हम उन रिएक्शंस को कहते हैं दे आर एंडरगोनिक रिएक्शन. एटीपी कैसे बनेगी? ADP NP है and when they combine they make ATP. Now see this is a graph कि जो रिएक्टेंट है ADP NP उनकी एनर्जी कम है और लेकिन जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं ATP में चेंज हो रहे हैं तो ATP के अंदर ह्यूज एनर्जी है. तो रिएक्शन ने एनर्जी को क्या किया है, स्टोर किया है. और जब रिएक्शन एनर्जी को स्टोर करता है तो हम उन रिएक्शंस को कहते हैं दे आर कॉल्ड एंडरगोनिक रिएक्शंस. तो दो काइंड के रिएक्शंस होते हैं, वी से दे कैन बी एक्सर्गोनिक रिएक्शंस एंड दे कैन बी एंडरगोनिक रिएक्शंस. इन टर्म्स ऑफ एटीपी तो हम इनको पढ़ते हैं जब एटीपी ब्रेक हो रहा होता है तो ये एक्सर्गोनिक होता है, जब एटीपी सिंथेसाइज हो रहा होता है तो हम उसे एंडरगोनिक कहते हैं. लेकिन अदर देन एटीपी जब हम केमिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो वो प्रोसेसेस क्या हो सकते हैं? मिसाल सेलुलर रेस्पिरेशन. हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एटीपी बनती है, हम पढ़ते हैं कि क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी बनती है, हम पढ़ते हैं दी अदर मॉलिक्यूल अदर जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस के दौरान एटीपी प्रोड्यूस हो रही होती है. तो एटीपी इस वजह से प्रोड्यूस हो रही होगी ताकि एंडरगोनिक रिएक्शन हो और बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो तब एटीपी बन सके. लिहाजा एटीपी तब बन रहा होगा जब कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिससे एनर्जी रिलीज हो रही हो. इट मींस कि वो जो रिएक्शन है, मिसाल ग्लाइकोलाइसिस है, मिसाल सेलुलर रेस्पिरेशंस है, वो प्रोसेसेस जब एक्सर्गोनिक होते हैं, जब वो एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वही एनर्जी एक और एंडरगोनिक रिएक्शन में स्टोर होती है, तब जाके एटीपी का सिंथेसिस होता है. तो देयरफॉर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को कहते हैं कि इट इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, कि ओवरऑल चेंज इन द एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज these reactions are called exergonic reactions and these reactions are releasing energy and that energy is stored in another reaction that's called endergonic reaction which is actually storing that energy in phosphate bond and thus they are synthesizing ATP. therefore ही cellular respiration से हमें एनर्जी या एटीपी मिलती है. इसी तरह से अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है तो उसमें हम एटीपी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं. क्यों एटीपी को कंज्यूम करते हैं? क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन. और जब एटीपी का ब्रेकडाउन इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन है तो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही होती है. तो जब ये एनर्जी रिलीज हो रही होती है तो ये एनर्जी किस में जमा हो रही होती है? ये उन रिएक्शंस में जमा हो रही होती है जिन रिएक्शंस के जरिए जो मोनोमर है वो पॉलीमर में ग्लूकोज पॉलीसेक्राइड में मिसाल अगर तब्दील हो रहा है तो इस प्रोसेस को एनर्जी रिक्वायर्ड है. इस वजह से ये जो प्रोसेस है ये एंडरगोनिक प्रोसेस है और इस एंडरगोनिक प्रोसेस को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए किसी एक्सर्गोनिक प्रोसेस का होना जरूरी है. और वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस क्या होता है? कंजप्शन ऑफ एटीपी होता है. अब एटीपी ब्रेक होता है, वो एनर्जी को रिलीज करता है और वही एनर्जी जो है
एंडरगोनिक रिएक्शंस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पॉलीसेकेराइड के अंदर कंज्यूम हो जाती है। इस तरह से जो एक्सर्गोनिक रिएक्शंस हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे होते हैं, दैट मींस दे आर रिलीजिंग एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन फॉस्फेट बॉन्ड, व्हिच इज स्टोर्ड इन एंडरगोनिक रिएक्शन एंड दैट इज सिंथेसाइजिंग एटीपी। और जब हम एंडरगोनिक प्रोसेसेस को पढ़ रहे होते हैं तो मतलब ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो असल में एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो जब ये रिक्वायर कर रहे होते हैं तो इनको एनर्जी किस में से मिलेगी, वो एनर्जी इन्हें एटीपी से मिलती है। तो जनरली स्पीकिंग exergonic reactions release ATP and endothermic reactions consume ATP. But in terms of ATP and its breakdown and synthesis अगर आप पढ़ेंगे तो ATP का breakdown हमेशा exergonic होता है and ATP का synthesis हमेशा एंडरगोनिक होता है। This is how is the story of these reactions। हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर the structure of chlorophyll, और क्लोरोफिल को पढ़ने के बाद we will study the structure of the role of light and then I will start the process of photosynthesis. Subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.